बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क मांगे तांगे से नहीं चलते, डिफॉल्ट भी कर जाएं तो क़यामत नहीं आ जाएगी। ये कहना था साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी का। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा कहा। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं कि हम टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुके हैं, लेकिन इसहाक डार साहब मानते नहीं हैं। वो कहते हैं हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, तमाम चीज़ें ठीक होंगी, दुनिया हमारे साथ है, IMF से मुआहदा भी हो जाएगा। गुज़िश्ता रात भी सुना कि स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका। क्या हो सकेगा, कहाँ तक हो सकेगा, कब होगा? क्या पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है? क्या पाकिस्तान आज नहीं तो कल डिफ़ॉल्ट हो जाएगा? इन तमाम सवालात के जवाबात लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हारून शरीफ साहब, साबिक चेयरमैन है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, मारूफ तज्ज़ियाकार हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है फ़ारूक सलीम साहब ने, तज्ज़ियाकार हैं और मईशत के ऊपर गहरी नज़र रखते भी हैं और कॉलम्स भी उस हवाले से अखबारात में उनके छपते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हारून साहब, मैं आप ही से शुरू करूँगा। पाकिस्तान में जो हुकूमत के हामी लोग हैं या हुकूमत में मौजूद लोग हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि टेक्निकल डिफ़ॉल्ट हो गया। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, जरदारी साहब भी कहते हैं डिफ़ॉल्ट हो भी गए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। तो क्या डिफ़ॉल्ट कर जाना कोई वाकई क़यामत नहीं होगी कि ऐसी सूरत में कि जब हम पाम ऑयल से लेके फ्यूल जो है गाड़ियों में डलने वाला, वो भी बाहर से इतना ज़्यादा मंगवाएं कि उतनी हमारी प्रोडक्शन ही ना हो, उतना हम यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान में कुछ बनाकर बाहर भेजते ही ना हो, डॉलर ख़रीदने की हमारी इस्तात ही ना हो। जी शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये समझने की है कि असल इशू डिफॉल्ट से बड़ा ये है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक जो डिस्टॉर्शन है, जिसकी वजह से हमारे पास डॉलर्स नहीं है, उसका मईशत पर हर रोज इतना मनफी असर पड़ रहा है कि लोगों के लिए आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि हमारी इन्फ्लेशन जो है वो 40% को छू रही है। हमारी शरह सूद जो है वो 20% से ऊपर है लेंडिंग रेट, जबकि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, कंबोडिया है, वहां पर सिंगल डिजिट में सूद है और सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन है। तो हमें तो जो बात करने की जरूरत यह है कि मईशत को संभालना कैसे है। डिफॉल्ट तो एक सेंसेशनल लफ्ज है। मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान अभी कोई कमर्शियल अपने डेट के ऊपर डिफॉल्ट करेगा। बट जब दुनिया को सबको नजर आ रहा है कि रिजर्व्स नहीं है और डॉलर नहीं है और इसेंशियल चीजें हमने खरीदनी है और लोग हमें देने पर रिलक्टेंट हैं, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि कहीं से इनफ्लो नहीं दिखाई दे रहा। तो ये जो IMF का प्रोग्राम है, ये तो एक इनफ्लोज की, डॉलर्स के इनफ्लो की लोगों को कंफर्ट प्रोवाइड करेगा, ताकि हमारा थोड़ा सा काम जो फंसा हुआ है बुरी तरह से वो आगे चल सके। और हम इस वक्त हम सर्वाइवल, इकोनॉमिक सर्वाइवल की स्ट्रेटजी में है। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन मैं मीडिया में देख रहा हूं, कुछ लोग IMF को विलन करार देते हैं, बिल्कुल। कुछ लोग IMF को करार देते हैं कि जी उसकी रिफॉर्म कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं दोबारा से ये वजाहत करता जाऊं कि IMF लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है। IMF का काम आपकी मैक्रो इकोनॉमिक जो एक इम्बैलेंस है उसकी एडजस्टमेंट प्रोसेस को ठीक करना है। IMF का काम आपकी माशी तरक्की करना नहीं है। IMF का काम गुर्बत खत्म करना नहीं है। IMF का काम एक्सपोर्ट बढ़ाना नहीं है। ये काम हम सब ने खुद करने हैं। अपने इखराजात हमने खुद कंट्रोल करने हैं। मैं ये चाहूंगा कि जो हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, वो ना सिर्फ जो टोटल ऑब्सेशन है IMF प्रोग्राम से, आई अंडरस्टैंड कि उसकी बहुत अहमियत है, लेकिन वो अवाम को ये तो बताएं कि ये बाकी चीजों के लिए उनके पास कोई लाया अमल है, प्लान कोई क्या है? गेम प्लान है, ताकि हमारा मार्केट्स का कुछ एतबार बहाल हो सके। अच्छा हारून साहब, अभी भी एक सवाल यहाँ पर रहता है कि आप कहते हैं कि IMF जो है वो आपको एक लाएअमल देता है, लेकिन प्रोडक्शन कैसे होगी, मुल्क तरक्की कैसे करेगा, मईशत बढ़ेगी कैसे, पाकिस्तान डॉलर कैसे कमाएगा, ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर है IMF नहीं बताता। लेकिन IMF के जो इकदामात हैं, अगर शरह सूद को ही हम देख लें, 22-23% के ऊपर अगर पहुँच जाए तो फिर पाकिस्तान में नया कारोबार कैसे होगा? फिर लोग उसकी दलील ये देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पहले ही कौन सा कारोबार बैंकों के थ्रू चलता है, पहले ही इंडस्ट्री कौन सा बैंकों के ऊपर डिपेंड करती है, हमारी मईशत तो मतवाजी है, लोग जो है वो दीगर इन्वेस्टमेंटों के जरिए कारोबार करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि IMF प्लान के अंदर जब हम चले जाते हैं, जिस तरह से हम मौजूद हैं, उसकी इस्लाहात को हम अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर लेते हैं, तो उसके बाद तरक्की का अमल क्या IMF के प्लान के नतीजे में रुक जाता है? जी देखें, अभी तो एक, जब भी आप एडजस्टमेंट के पीरियड में होते हैं, हमारी क्योंकि डिमांड चीजों की कंप्रेस कर दी जाती है, मनी सप्लाई को कम कर दिया जाता है, तो तरक्की का अमल स्लो डाउन हो जाता है। ये जो शरह सूद है,
और इसका जो लॉजिक है कि ये मनी सप्लाई कम करेगी और इन्फ्लेशन कम होगी, इन्फ्लेशन तो कम नहीं हो रही है। सो इस वक्त सूरत हाल ये है, एक लेवल तक शरह सूद का एक इम्पैक्ट आता है, एक लेवल के बाद इम्पैक्ट मनफी होना शुरू हो जाता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ जाती है। तो ये चीजें सोचने के लिए पाकिस्तान को निगोशिएशन टेबल पर ऑप्शन रखनी है कि हम इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए क्या कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो आईएमएफ है ना उसको हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी की समझ है और ना ही उनको कोई डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ के मुतल्लक उनका मैंडेट है। उनका मैंडेट ये है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त डॉलर्स की कमी है, पाकिस्तान की जो माशी डिसिप्लिन है उसको हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन उसको कैसे ठीक किया जाए, इनफ्लोज लोकल करेंसी के और फॉरेन करेंसी के कैसे स्टडी किए जाए, यहां तक ठीक है। लेकिन पाकिस्तान को जो 220 मिलियन लोग हैं उनको एक मैसेज देना है कि 25 लाख लोग हर साल रोजगार की मार्केट में नए आ रहे हैं, हमारे पास आया कोई एक्सपर्टीज है, हम किन सेक्टर्स को विनर करार दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मीडिया की, हुकूमत की और सारी जो मैं गुफ्तगू सुनता हूं वो सारी आईएमएफ प्रोग्राम पे आके खत्म हो जाती है। हमें दोनों साइडों पे काम करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है फरूख सलीम साहब, मैं सर आपकी तरफ आता हूँ। हारून साहब कहते हैं कि हमें जो है वो अपने हाउस के इन ऑर्डर तो करना है, लेकिन पाकिस्तान को आगे कैसे लेकर चलना है। इतने लोग मार्केट के अंदर आते हैं, उनको रोजगार किस तरीके से देना है। तो आपको लगता है कि कोई भी हुकूमत पिछले कुछ अरसे में वक्त गुजारी के अलावा कुछ ऐसे काम भी कर सकी है कि जिससे हम कहें कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ी है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, या हमारे मुल्क के अपने अंदर जो हम इंपोर्ट्स करते हैं उन तमाम चीज़ों के हवाले से मकामी इंडस्ट्री लग गई है, लिहाजा इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ हमारा जो बुनियादी मसला है वो सियासी है, वो माशी नहीं है। सियासी बुनियाद के ऊपर फैसला साजी की जाती है और उन सियासी फैसलों के नतीजे में मईशत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। माशी एतबार से इस वक्त आप देखें जो दो सबसे बड़े इशूज हैं, एक तो 23 करोड़ पाकिस्तानियों का इशू है, जो महंगाई का प्रॉब्लम है वो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है 23 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए। अभी हारून साहब ने जिक्र किया कि जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स हम कहते हैं वो कोई 40-41% तक पहुंच गया है। उसका मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कि 41% या 40% जब शराय फराते दर की शरह पहुंच जाती है तो उसका मतलब ये है कि एक पाकिस्तानी खानदान जो पिछले साल 10 रोटियां घर लाता था, अब वो सिर्फ 6 रोटियां घर ला पाएगा। तो इसका इम्पैक्ट जो है खासतौर पे जो गरीब तरीन तबकात है पाकिस्तान के, उसके ऊपर बहुत बड़ा होता है। 40% का जो अफराद दर की शरह है, इसके बड़े संगीन नताइज होते हैं। जो हुकूमत पाकिस्तान है उसका सबसे बड़ा चैलेंज है डॉलर्स का फुकदान, खतरनाक किस्म की डॉलर की किल्लत। और जैसे आपने भी अपने इब्तिदाई में बताया कि हम गैस भी इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, दालें इंपोर्ट होती हैं, पेट्रोल डीजल इंपोर्ट होता है, चाय इंपोर्ट होती है, और ये सब चीजें इंपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए डॉलर्स। तो अवाम का सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई का है, हुकूमत का सबसे बड़ा मसला जो है वो डॉलर्स का एक संगीन किस्म का भुगतान है। लेकिन आप फोकस देखिए कि लगभग 100% फोकस जो है वो सियासत के ऊपर है। यहाँ पे अदलिया से पूछा जा रहा है कि इलेक्शंस कब होंगे या नहीं होंगे, किसके ऊपर कितने दर्जन केसेस करने हैं या नहीं करने हैं। अशराफिया की एक जंग चल रही है, जिनके पास कुर्सी है उनकी कोशिश ये होती है कि वो कभी भी कुर्सी से जुदा ना हो। जो कुर्सी से जुदा होते होते हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं कि कुर्सी पे वापस कैसे आना है। तो यहाँ पे तो कुर्सी पे वापस आने की और कुर्सी कुर्सी को संभाल कर रखने की एक जंग चल रही है। यहाँ पे फोकस जो है वो ना तो आवाम के प्रॉब्लम्स के ऊपर है और ना मैं समझता हूँ कि वो जो हुकूमत का प्रॉब्लम है डॉलर्स का भुगतान, ना उसके ऊपर है। हारून शरीफ साहब ने जितनी भी बातें आईएमएफ के हवाले से कही, मैं 100% उनसे एग्री करता हूँ। देखिए, हमें हमारी कनपट्टी पे बंदूक रख के हमें कोई जबरदस्ती आईएमएफ के पास नहीं लेके जाता। हम अपनी माशी पॉलिसीज जिनके नतीजे में हमारे पास डॉलर खत्म हो जाते हैं और फिर हमें मजबूर हो जाते हैं आईएमएफ के पास जाने के लिए। और ये बात भी वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ये आईएमएफ के चार्टर में नहीं लिखा, ये आईएमएफ की जिम्मेदारी नहीं है, ये आईएमएफ का मैंडेट नहीं है
कि पाकिस्तान को उसकी माशी बीमारियों से बाहर निकालना है, पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत है उसको दूर करना है। ये सारी जिम्मेदारियां हमारी अपनी सियासी क़यादत की हैं, ये IMF की नहीं। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है फारूक सलीम साहब, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, इसी नुक्ते के साथ ब्रेक लेता हूँ कि ये तो तय पा गया, ये तो बिल्कुल तय पा गया कि पाकिस्तान की जिम्मेदारियां क्या हैं, IMF का प्रोग्राम, उसके मकासद क्या होते हैं, IMF पाकिस्तान को क्या कुछ बताता है, IMF विलन है या IMF हमारा दोस्त है। इसके ऊपर तो जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो भी एग्री कर गए और ये बात समझ में भी आती है बआसानी कि हम कर्जा लेने के लिए जब जाते हैं तो अगला जो है वो कर्जा वापस करने के लिए कुछ हाउस एंड ऑर्डर करने की चीज़ें तो ज़रूर बताता है, लेकिन ये चीज़ें बहरहाल रियासत को खुद करनी है कि हमने आगे कैसे चलना है और अपने मुल्क को खुद मुख्तार कैसे बनाना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मुस्तकबिल की तरफ चलेंगे और शहबाज राना साहब की एक खबर है कि जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान 23 बिलियन के फंड्स रेज कर सकता है कुछ ऐसी चीज़ों से जिसमें कैरी लोगर बिल का भी तस्करा है और भी कुछ चीज़ें दीगर उन्होंने अपने आज के एक्सप्रेस के जो कॉलम है या खबर है उसके अंदर उन्होंने पॉइंट आउट की हैं। उस हवाले से भी बात करेंगे कि ब्यूरोक्रेसी कहाँ रुकावट बन रही है, वजारत खजाना कहाँ रुकावट बन रही है गैर मुल्की फंडिंग को पाकिस्तान लाने के लिए। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। हारून साहब, मैं आप ही की तरफ आऊँगा। शहबाज राना साहब ने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की हैं जिसमें कैरी लोगर फंड का उन्होंने तस्करा किया, दीगर चीज़ें भी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तकरीबन 23 बिलियन के फंड IMF प्रोग्राम के बाद जनरेट कर सकता है, या अब तक उसको कन्फर्मेशन की तरफ चले जाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ऐसे नहीं कर सका। और फिर हमने गुज़िश्ता रात भी देखा कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे लेकिन स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हो सका। तो अगर दोनों चीज़ों को आप साथ बता सकें तो क्या पाकिस्तान की जो वजारत खजाना है उसकी भी कुछ नाअहलियां हैं पाकिस्तान को मईशत के दलदल में धकेलने के लिए? जी देखिए, वजारत खजाना का काम बजट को मैनेज करना है। वजारत खजाना का काम ये है कि रिसोर्सेज और एक्सपेंडिचर को कंट्रोल में रखे। जहां तक इकोनॉमिक पॉलिसी का ताल्लुक है उसके लिए तो हुकूमत के सारे विंग्स को एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से चलना पड़ता है। देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल बात करता हूँ। ये जो शहबाज ने रिपोर्ट की है, पाकिस्तान के ये जहन में रखें कि पाकिस्तान जो है इस वक्त सीरियस क्रॉनिक लिक्विडिटी क्रंच में जरूर है, लेकिन पाकिस्तान इंसॉल्वेंट नहीं है। इंसॉल्वेंट वो होता है कि आपके पास कुछ ऐसी एंडोमेंट ही ना हो कि आप पैसा रेज कर सके। हमारा एक गवर्नेंस का फेलियर है जिसकी वजह से इट्स ए सैड हिस्ट्री ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब मैं जैसे पुरानी हुकूमत में था, हम 5 से 7 अरब डॉलर बहुत आराम से इन्वेस्टमेंट का ले सकते थे बाय अपना एसेट्स को डिसइन्वेस्ट करके। अब वो एसेट्स को डिसइन्वेस्ट करना हमारी ना ब्यूरोक्रेसी को आता है, ना उन्होंने कभी किया है, ना वो करना चाहते हैं। असल बात चाहते की है हारून साहब, मेरा ख्याल है नहीं, ये तीनों हैं जी, उनको आता भी नहीं है। कैपेबिलिटीज भी आप कहते हैं कमजोर है। 7 साल में हमारे प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने एक सर्विसेज इंटरनेशनल होटल बेचा है और मेरी खबर ये है कि उस डील के अंदर भी कुछ मसला है। सो दे रियली डोंट नो हाउ टू डू इट। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, कॉम्पिटेंस का बहुत फुकदान है। इसका तरीका बाकी ममालिक ये करते हैं कि जब आपने कुछ एसेट्स को अगर स्वैप करना है डॉलर्स के साथ, तो हम उसको इंसुलेट कर लेते हैं वजारतों से और हम एक स्पेस क्रिएट करते हैं जहां एक्सपर्ट्स उसको 24/7 स्पीड अप करके ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर करते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, जिसमें इकोनॉमिस्ट होते हैं, जिसके अंदर इंजीनियर्स होते हैं, जिस तरह का फील्ड हो। अब जब हम ये नहीं क्रिएट कर पाते, अब आप देखिए कतर ने, सऊदी अरब ने, चीन ने हमारे एग्जिस्टिंग जो प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं उनके एसेट्स में इंटरेस्ट शो किया हुआ है। हम 5 साल से कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं बना पा रहे। तो उसी बकेट के अंदर या एक ही चीज को दोबारा रिपीट करके कहना कि रिजल्ट फर्क होगा, वो बेवकूफी होती। हमें इसको मुख्तलिफ तरीके से, जैसे मॉडर्न वर्ल्ड करती है, हमें करने की जरूरत है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर इदारों को थोड़ी सी डेलीगेशन और इंडिपेंडेंट की जाए कैबिनेट की तरफ से, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पूरी दुनिया करती है। 23 अरब का तो मुझे नहीं पता, लेकिन 5 से 10 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान फेच कर सकता है एक साल में, इफ वी हैव अ डेडिकेटेड टीम जिसपे मार्केट और बायलैटरल लोग एतबार करें,
कॉन्स्टिट्यूशनली उसको सपोर्ट प्रोवाइड की जाए और उसमें टेक्निकल लोगों के आने की स्पेस क्रिएट की जाए। कैरी लोगर ग्रांट हमें मिलेगी, उसका पोर्शन यूएस रिलीज करेगा नहीं करेगा ताल्लुकात को देखते हुए? हारून साहब आपको क्या लगता है? देखें, मैं जब भी हमने अपनी माशी सूरत हाल को अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग को यूज करके इस्तेमाल करने की कोशिश की है, वो सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि इस वक्त भी दुनिया के अंदर जियोपॉलिटिक्स इतने फ्लक्स में है, मेरा नहीं ख्याल कि हमें उस तरफ ज्यादा तवज्जो लगानी चाहिए। हमें इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोजिशंस की तरफ लगानी चाहिए। वो हो जाए बहुत अच्छा है, लेकिन उस पर बैंक नहीं करना चाहिए। चीजें बहुत रैपिडली चेंज हो रही हैं और करंटली पाकिस्तान अमेरिका की तरजीहात में नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हारून साहब, फारूक साहब से भी जरा मैं उनका पॉइंट ले लूं। फारूक साहब, हारून साहब से जिस तरह से मेरी बात हुई, उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, क्या डिपेंडेंसी होनी चाहिए। जो फारूक साहब आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे हारून साहब की सारी गुफ्तगू को? देखिए, मामला मजीद कर्जा जात लेने का नहीं है। मजीद कर्जा जात लेके जो माशी बीमारियां हैं उनकी अलामात को दबाया जा सकता है, लेकिन यहाँ हम अलामात को दबाने के लिए नहीं चले, हमें उन बीमारियों का इलाज करना है। देखिए, 193 ममालिक हैं यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स हैं, और आप अगर उन पे गौर करें, उन पे फोकस करें, 3 किस्म की चीजें रियासत के अंदर हो रही होती हैं। सियासत हो रही होती है, माशी पॉलिसी बनाई जा रही होती है, और सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जा रही होती है। अगर हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान के अंदर आप देखिए, तो यहाँ पे सियासत के अलावा और कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ सियासत है, ना माशी पॉलिसी बनाई जा रही है, ना कोई सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जा रही है। तो यहाँ पे कुछ पॉलिसी सामने आती हैं कि कर्जा जात किस तरह बढ़ाने हैं, किस तरह कर्जा जात हासिल करने हैं, लेकिन रिफॉर्म्स की तरफ कोई फोकस नहीं है। यानी कि कैपेबिलिटीज भी उसी तरफ है कि किस तरीके से जो है वो कर्जा लेके जो मुल्क को चलाना है, रिफॉर्म्स करने की कैपेबिलिटी भी नहीं है। आप क्या फरमाएंगे? फारूक सलीम साहब ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, वही क्वेश्चन आपसे भी है कि सनतकारों का एतमाद बहाल हो जाता है आर्मी चीफ से मिलके? देखिए, फारूक साहब दुरुस्त कह रहे हैं। इस वक्त जो दुनिया है वो आपसे विद इन योर कॉन्स्टिट्यूशन हल मांग रही है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने हर एक इदारे को एक काम दिया है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आर्मी चीफ जो है ज्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, आर्मी चीफ जो है वो एक पावर स्ट्रक्चर के अंदर एक सॉलिड पोजीशन रखते हैं, उनसे मिलके आप कुछ इंफॉर्मेशन तो ले सकते हैं, लेकिन काम तो उन्होंने नहीं करना है। काम तो हमारे जो टेक्निकल इदारे हैं उन्होंने करना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनको भी एक स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वक्त मुल्क अगर इतना, मैं तो ये भी सोच रहा हूं, मैंने बहुत से ईस्ट एशिया के ममालिक में जब काम किया तो वहां पर एट टाइम्स जो महंगे एक्सटर्नल डेट होते हैं, लोकल बिजनेस हाउसेस अपने डिपॉजिट रख के उसको स्वैप कर देते हैं मुल्क के लिए। लेकिन अभी तक हम तो दोस्त ममालिक के पीछे भाग रहे हैं। मुझे कोई अंदर से इन्वेस्टमेंट तो बात की बात है, मैं तो कह रहा हूं मुल्क को कर्ज तो दीजिए। अगर ये जो 10 हमारे दोस्त मिले हैं ये जाके कहते हैं कि जी $3 बिलियन हम अरेंज कर देते हैं, तो देन बात के अंदर बहुत वजन पड़ जाता। बिल्कुल ठीक। लेकिन अभी जो सूरत हाल है कि जी हमारे हालात खराब है, कोई इंश्योरेंस दे दीजिए, वो कोई मार्केट्स बाय नहीं करेगी। देखिए, पाकिस्तान का मैं फिर से बात कर रहा हूं, हमें सिर्फ एक सिम देने की जरूरत है। पाकिस्तान एक नंबर ऑफ पीपल और जोग्राफियाई तौर पर इंपॉर्टेंट मुल्क है, लेकिन क्योंकि हम कोई डायरेक्शन इकोनॉमिक की नहीं सेट कर पा रहे, और ये जो पॉलिटिक्स की फारूक साहब बात दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स अगर मैच्योर हो रही हो तो मुझे कम फिक्र है, लेकिन अगर पैटी पावर पॉलिटिक्स हो रही हो पॉपुलिज्म की, फिर वो फिक्र बढ़ जाती है। देखिए, इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है और उसके लिए एक मैच्योर पॉलिटिक्स की जरूरत है जो पब्लिक पॉलिसी से लिंक्ड हो। लेकिन अगर सारी पॉलिटिक्स मार धाड़ से और ब्लेम गेम से लिंक्ड होगी तो वो उस पॉलिटिक्स को तो कोई संजीदगी से ले नहीं पाएगा। अच्छा फारूक साहब, अपना हारून शरीफ साहब ये फरमाइएगा कि 2 साल अगले जो हैं वो पाकिस्तान के लिए कैसे होंगे, क्योंकि अभी जून के अंदर रीपेमेंट एक आनी है लोन्स की, उसके बाद उसके लिए क्या हमें एक और IMF प्रोग्राम की ज़रूरत होगी? फिर आगे पाकिस्तान की मुस्तकिल रीपेमेंट्स हैं, चाइना के कर्जे बहुत शॉर्ट टर्म हैं, तो पाकिस्तान अगले साल 2 साल किस तरीके से सर्वाइव करेगा कि अगर आप इसके दरमियान एक इलेक्शन भी ले आए? देखिए, जो करंट हमारा जो फॉल्ट लाइंस हैं
एक्सटर्नल अकाउंट की, उनका और हमारे बजट डेफिसिट की, मुझे वो प्रेशर जाता नहीं दिख रहा, क्योंकि ना तो हमारी एक्सपोर्ट ओवरनाइट डबल हो जाएंगी, ना ही हमारी कोई एफडीआई जब तक पॉलिसी कॉन्फिडेंस नहीं आता बढ़ पाएगी। मुझे तो एक ही हाल दिखाई देता है कि हमें जो एक्सटर्नल अकाउंट पे फिस्कल स्पेस निकालनी है, हमें अपने कुछ एसेट्स को, जिनको हम फॉर सम ऑड रीजन स्ट्रेटेजिक एसेट्स कहते हैं, स्टेट ओन्ड कंपनीज को, उनको डिसइन्वेस्ट कर देना चाहिए। जो उससे डॉलर्स आए उससे आपको कुछ जो मिलेगी स्टेबिलिटी, वहां पर आप प्लानिंग करके अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस कीजिए। जहां लेकिन तक हारून हमारे साहब, बजट कथा कलामी की इबादत, मुझे ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान के जिस तरीके से जज्बाती किस्म के सियासी मामलात हैं, आप यहाँ पर किसी अगर रोज वैलेट होटल को हाथ लगा लें तो यहाँ पर मुजाहरे शुरू हो जाते हैं कि पाकिस्तान ने पता नहीं जैसे अपना जो है वो नक्शा किसी को भेज दिया खुदा न खास्ता। तो इतने जज्बाती माहौल के अंदर जहाँ पर सियासत की जाए ऐसे मामलात के ऊपर के जो मुल्क के बुनियादी मामलात से मुतालिक हों, मईशत से मुतालिक हों, आपको ये पॉसिबल लग रहा है? पॉसिबल हल क्या आपको लगता है? ये इसका बहुत पॉसिबल हल है जो मैंने पहले दिया है कि इन चीजों को सियासी कैबिनेट से निकाल के टेक्निकल हाउसेस को दे दिया जाए। देखिए ना, आप सबसे जब पहले तक बिल्कुल इसको ठीक। सियासी अखाड़े में रखेंगे तो यही रहेगा, लेकिन इतनी ज्यादा सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग है कि रेलवे के जनरल मैनेजर को या पीसीबी के चेयरमैन को भी वजीर आजम और कैबिनेट लगाती है। वी नीड टू जस्ट डेलीगेट दीज फ्यू थिंग्स टू टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, और वहां आप सीईओ लगाएं, बोर्ड लगाएं, उनको टारगेट्स दें। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, अगर आप उसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग का हिस्सा बना के रखेंगे, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, कभी नहीं होगा और इतने सालों से नहीं हुआ है। लेकिन हारून साहब, फिर एक खतरा भी रहता है ना, अगली हुकूमत आती है, वो कहती है इसने बड़ी करप्शन की है, जो टेक्निकल एमडी लगा हुआ था इसको जरा जेल यात्रा करवाएं, उसके बाद कोई टेक्निकल आदमी भी नहीं आता पाकिस्तान की तरफ। जी, इस वक्त बहुत हिचकिचाएंगे लोग, लेकिन मैंने आपसे जैसे कहा कि उनको आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन आप देंगे तो फिर आप ये इदारों में कोई आएगा। और इसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि सारी पार्टियों के साथ अगर कोई ताकतवर ब्रोकर बात करे तो उनको क्या एतराज हो सकता है जी, 3-4 प्रायोरिटीज के ऊपर उनके पास कोई 1,500-2 हजार और काम करने के लिए। तो अगर ये आप लेकिन हम एक व्हाइट पेपर तो लिखे ना डायलॉग के लिए, कहीं से ये शुरू हमारी तो करें। बिल्कुल स्ट्रैटेजी। फारूक साहब, आपकी तरफ भी मैं आऊंगा। हारून साहब जिस तरह से कहते हैं कि कोई मिसाके मईशत हो जाए, इसको मिसाके मईशत इसलिए कहेंगे कि टेक्निकल लोग जब आएंगे तो जाहिर है कि ना आपका ना मेरा, क्योंकि आपका मैं आपको कबूल नहीं हूं, आप मुझे कबूल नहीं है। तो ये बहस तभी खत्म होगी कि जब ऐसा आदमी है जिसको हम टेक्नोक्रेट अगर कह लें, तो आपको ये पॉसिबल नजर आता है पाकिस्तान के सिनेरियो के अंदर सारे, कि कोई बिठाए, फिर चाहे आर्मी चीफ ने देखे पहला कदम तो लिया है, सनतकारों से मिले, हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर 2 महीने 4 महीने या 1-2 महीने के अंदर ऐसा मुमकिन हो सके, आपको लगता है? देखिए, बार बार वो एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी का जिक्र किया जाता है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आप सोचिए कि 44 महीने पीटीआई की हुकूमत रही, आप उनका मंशूर खोल के देखें जो 2018 में था, इतना खूबसूरत मंशूर लिखा गया था, उसमें पाकिस्तान के सारे प्रॉब्लम्स भी लिखे गए थे, उनकी निशानदही की गई थी और पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स के हल का भी बताया गया था। लेकिन 44 महीनों में अमल दरामद उस पर किसी चीज के ऊपर नहीं हुआ। तो यहाँ पे इशू ये नहीं है कि हमें पता नहीं है कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स क्या हैं। जैसे 2 दफा आई थिंक हारून साहब ने रॉकेट साइंस का जिक्र किया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है मुल्क को सीधी सिमत में ले जाने का क्या तरीका कार होता है। देखिए, 3 चीजें बेसिकली चाहिए। एक तो सियासी इस्तेहकाम चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मामला कुछ बनता नहीं। उसके साथ आप जोड़ दें कि रिसोर्सेज जो हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा मौजूद है। उसके साथ हमने रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि उन वसाइल का इंतजामी मामला किस तरह हल करना है। तो ये 3 चीजें अगर आप मिला दें, जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसमें रिसोर्सेज हैं और रिसोर्स की मैनेजमेंट है, तो फिर तो चौथी चीज कोई नहीं चाहिए किसी भी मुल्क को सीधी सिमत में ले जाने के लिए। और ये दोबारा से, जैसे उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा, कि कोई रॉकेट साइंस नहीं। आपने शायद इलेक्शन का भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। देखिए, मैं शुरू में जो कहा था कि 2 सबसे बड़े इश्यूज हैं, अवाम का महंगाई का इशू है और हुकूमत पाकिस्तान का जो है वो डॉलर्स का फुकदान का इशू है। अब अगर आप इलेक्शन करवा देते हैं तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या उन 2 प्रॉब्लम्स का कोई हल इलेक्शन के अंदर मिल जाएगा। क्या इलेक्शन के फौरन बाद अभी जो 40% की महंगाई की शरह है वो 5-10% पे आ जाएगी? क्या जो $4 बिलियन के ज़खायर बचे हैं हमारे स्टेट बैंक के पास, वो वापस कहीं 20-21 बिलियन पे पहुंच जाएंगे? तो मुझे इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान के बुनियादी इश्यूज का हल नजर नहीं आता।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फ़ारूक सलीम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हारून साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों हजरात ने बड़ी खूबसूरती के साथ पाकिस्तान के माशी मसाइल और ख़ास तौर पर उसके हल के ऊपर भी हमने कुछ ना कुछ बात ज़रूर की। ज़ाहिर है कि इसके ऊपर बात होती रहेगी तो कहीं ना कहीं ऐसा हल नज़र आएगा कि जो मामलात को दुरुस्त सिमत ले जाने का बाइस बनेगा। प्रोग्राम के अंदर एक ब्रेक का वक्त हुआ है। जब ब्रेक के बाद आएंगे तो यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। जिले शाह के कत्ल के हवाले से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस पर उनसे उनका जवाब जानेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहबा, आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिजा की होगी, मोहसिन नकवी साहब भी थे। जिले शाह की मौत उन्होंने कहा है कि जो आपके और इमरान खान साहब के इल्जामात थे उन्होंने इल्जामात करार दिया है, इकरार नहीं किया कि बात दुरुस्ती, ट्रैफिक हादसा करार दिया है जिले शाह की मौत को। एक डॉक्टर भी आप हैं, वो कहते हैं, आईजी साहब कहते हैं कि जी बहुत जोर की टक्कर लगी जिसकी वजह से जो है वो ब्लड की जो रिपोर्ट्स हैं या ब्लड की जो क्लॉटिंग है वो बताती है कि बहुत जोर की टक्कर की वजह से ये हुआ, जबकि पुलिस का तशद्दुद अगर हो तो वो इतनी सख्त ज़रबें नहीं होती। तो दोनों चीज़ों को आप कैसे देखेंगी, एक सियासतदान की हैसियत से कि जब आप लोगों ने एक इल्ज़ाम आयद किया हो कि पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है, और फिर एक डॉक्टर की हैसियत से आईजी साहब का जो दावा है कि टेक्निकल बुनियादों पर भी वो कहते हैं कि ये एक हादसा था, किसी गाड़ी की टक्कर से जिले शाह का इंतकाल हुआ। देखिए, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि जितने मर्जी झूठ बोल रहे हैं, अब झूठ के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना, अगर ये हर सवाए कवर अप करने के अलावा और कोई काम नहीं करते। अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ, कवर अप करने के ऊपर शुरू हो गए क्योंकि ये लोग सारे मुलव्विस थे उसके अंदर। अब आ गया जी क्या कहते हैं, खान साहब के ऊपर गोली चलाई गई, आपके सामने है, JITs बनी इसके ऊपर। एक इस हुकूमत ने जिसका कोई काम नहीं है, एक इंटरिम गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसने एक नई JIT बनाई है जो कि मैंने चैलेंज किया हुआ है, मंडे को उसकी हियरिंग भी है। और वो हर तरीके से खान साहब का एविडेंस जो उसको खुर्द-बुर्द कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसको खत्म कर दें, हालांकि सबको पता था कि खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ है। अब ये बच्चा जो है ये उठा के लेके गए, अपनी वैन में उठा के लेके गए, वो बच्चा जो है वो फौत हो गया। मेरे पास जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि आईजी साहब डॉक्टर जरूर होंगे बट नॉट अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। मैं तो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं। इंपॉर्टेंट ये चीज है, क्या आपने गौर से वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी? अगर आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी, कॉज ऑफ डेथ जरूर इंट्राक्रेनियल हैमरेज होगा, उसके बारे में जरूर सही फरमा रहे हैं आप। और जो इंट्रा एब्डोमिनल उसका हैमरेज हुआ बिकॉज लेसरेशन थी स्प्लीन की, लेसरेशन थी लिवर की। वो कोई मुझे ये तो बताए कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पे जो इंजरी हुई वो किस तरह हुई। 26 इंजरीज के निशान हैं, जिसमें से 4 जो हैं जो वो कहते हैं ना सिग्निफिकेंट इंजरीज जो थी, जिसके अंदर एक हेड इंजरी थी, जो इसके अंदर एब्डोमिनल इंजरी थी, और जेनिटल्स पे जो उसकी इंजरी थी। अब ये मुझे बताएंगे किस हद तक छुपाएंगे। उठा के ये बिल्कुल बेचारा वो बच्चा जो था, एक तो वो अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, वो एक सब नॉर्मल, मतलब ही वॉज अ स्पेशल चाइल्ड, स्पेशल पर्सन। और मेरी तो उसके साथ बहुत ज्यादा, मेरे पास तो वो हर वक्त आता रहता था, मेरे हल्के का था। अब वो कितने दिनों से वहां बैठा हुआ, आप उसको मार पीट के घसीटते हुए लेके गए, उसकी वीडियो अवेलेबल है हमारे पास। वो वीडियो भी अवेलेबल है जहां आपने बाकी सारों को उतार दिया, अकेले उसको रखा। वो कहां फेंका था आपने उसको, हमें भी तो पता चले ना। उल्टा आप हम पे बोलते, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी इसको शर्म आनी चाहिए। इंसान जुल्म की इंतहा कर दी आपने और इल्जाम हम पे लगाए चले जा रहे हैं। और जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं, मैं तो मार खा रही थी उस वक्त आप ही की पुलिस वालों से, सड़क के ऊपर खड़े हुए, कनाल के ऊपर, सारों के पास एविडेंस है उसका, देख लीजिएगा। गाड़ियां तोड़ दी आपने, फिर मेरी टेयर गैस मार मार के हमारा हशर किया हुआ था आप लोगों ने, वो कैनन से आप पानी फेंक रहे थे। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आपने हमारे वर्करों को फिर मारा पीटा। किस बात के ऊपर? उस रैली के ऊपर, जिस रैली के ऊपर एक रात पहले मुझे होम ने, यानी जो आपका होम डिपार्टमेंट है, उसने लेटर भेजा कि रैली का आप जरा ज्यादा एहतियात रखिएगा क्योंकि टेररिस्ट थ्रेट्स हैं, तो आप जरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लीजिए कि रैली जो है वो प्रोटेक्टेड हो। उन्होंने तो रैली रोकने का कोई जिक्र ही नहीं किया, वो खत भी है हमारे पास। तो मुझे ये समझ नहीं आती ये कितना झूठ बोलेंगे और कब तक झूठ बोलते रहेंगे। अब ये कह रहे हैं जी उसको टक्कर मैडम, एक तहरीक इंसाफ के एक सेंट्रल पंजाब के एक रहनुमा पर उन्होंने इल्जाम लगाया कि उसकी गाड़ी से टक्कर हुई, उसका बयान भी वो कहते हैं हमारे पास मौजूद है
तो आपने इंट्रा पार्टी तहकीकात कराई है, कुछ ऐसा मामला तो नहीं है कि किसी आपके लीडर को जो है वो खरीदने की कोशिश की गई हो, या उसने इस तरह का कोई बयान दिया हो, या वाकई उसकी टक्कर से जो है वो मामला खराब हुए हो? सबसे बड़ी बात है, जिस लीडर की वो बात करे वो मेरी गाड़ी में बैठा हुआ था भाई। जिस गाड़ी के अंदर ये सारी मारतोड़ हो रही थी वहां मेरे साथ खड़ा हुआ था। मैं कनाल की बात कर रही हूँ, 5:45 बजे तो हम वहां से निकले हैं। बिल्कुल। वो मेरे साथ वहां मेरे साथ गाड़ी के साथ जा था, वहां जो मारपीट हुई है मेरे साथ शकील वहां खड़ा हुआ था। अब मुझे नहीं पता कि वहां से कैसे वो उड़ के कोई गायबाना तरीका होगा जिससे वो उड़ के, और कोई उसके पास मतलब कोई ऐसा आला है जो वहां से उड़ के कहीं और चला गया हो, मुझे तो नहीं पता। वो तो मेरे साथ ही था। और इस चीज का ये तो मेरा ख्याल है किसी से बात ढकी छुपी नहीं है कि हम सारे वहां खड़े हुए थे। मीडिया वाले कवर भी कर रहे थे, जो छोटे मोटे थोड़े बहुत कर रहे थे, बाकी सोशल मीडिया पे सारी तस्वीरें हैं, टाइम है। तो ये इस किस्म के गलत इल्जाम लगाने, कुछ तो शर्म करें। और मुझे इतना अफसोस इस आईजी पे हुआ है कि मैं आप बता मैडम, आपको इस हद तक टारगेट क्यों किया जा रहा है? आप इसकी वजह क्या समझती हैं? एक खातून है, कैंसर की आप सर्वाइवर हैं, आपके ऊपर तशद्दुद के मामलात भी होते रहे, आपकी गाड़ी भी तोड़ी गई मई के अंदर जो मामलात हुए, तो आपको खास तौर पे टारगेट क्यों किया जा रहा है? खातून समझ के कमजोर समझा जा रहा है? नहीं, मैं अपने आप को बिल्कुल कमजोर नहीं समझती। सबसे बड़ी बात है टारगेट आप भी पता है आपको किस वजह से कर रहे हैं। इनके ये जो लाडली है ना, हमारी सारी हुकूमत जो इंटरिम गवर्नमेंट की लाडली है, मैं इलेक्शन लड़ती हूँ नवाज शरीफ के हल्के से, तो ये हर तरीके से टारगेट तो मुझे ही करेंगे ना, और किसको करना है इन्होंने? आपको पता है ना, पिछली 3 इलेक्शन में वहीं से लड़ी हूँ। तो मुझे तो यही बात समझ आती है कि भैया आप लोगों को इतनी परेशानी लग गई है कि अब आप कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पे पर्चे करके मुझे अंदर करवा दें। बड़ी अफसोस की बात है, मुझे तो दुख होता है इन बातों से। इस मुल्क को आपने किस लहद पे पहुंचा दिया है। को अल्लाह से डरा करें। ये इस तरह के झूठे इल्जाम लगाने, इस तरह की झूठी बातें करनी कब तक जाएंगी आपकी? और सबसे बड़ी ये बात है कि अगर किसी ने हमदर्दी में उठा के उस बंदे को अस्पताल तक पहुंचाया तो वो उसको, मुझे तो पता भी नहीं है, ना मेरा लेना ना मेरा देना, नाम आप मेरा ले रहे, आप नाम में इल्जाम लगाए चले जा रहे हैं। और मैंने आपको ये बताया कि जहां तक शकील का ताल्लुक, तो शकील मैडम चले, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। आपको दोनों तरह के चैलेंजेस हैं बहुत सारे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत तफसील से उन्होंने बताया। क्योंकि जिल्ले शाह का जो मामला है, एक इंसान की जान गई है, एक ऐसे इंसान की जान गई है कि जो बेचारा अपने बहुत सारे मामलात जिंदगी को आम आदमियों की तरह हल नहीं कर पाता था, जो स्पेशल था, लेकिन उसकी मौत हुई। उसकी मौत के बाद कहानी सुलझने के बजाय मजीद उलझते जा रही है। आईजी साहब ने बड़ी आसानी से कह दिया कि ये एक रोड एक्सीडेंट था। मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे, लेकिन एक इंसान की जान गई। तहकीकात किधर है? अगर कैमरों से आपने ट्रेस किया तो कैमरों का सबूत किधर है? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के इल्जामात जो हैं, या उनके हवाले, उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से एतराज़ात जो हैं, उसको कौन एड्रेस करेगा? आईजी साहब ने जरूर फरमाया कि ब्लड ट्रॉमा था, लेकिन अगर ये ब्लड ट्रॉमा था तो उसके बाद के जो मामलात हैं, जो यास्मीन राशिद साहिबा कहती हैं कि बहुत से ऐसे आज़ा के ऊपर तशद्दुद के निशानात नजर आए कि जहां पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए था, जहां पे गाड़ी हिट करने की सूरत में निशानात नहीं होने चाहिए थे। बहरहाल ये एक सवालिया निशान रहेगा, क्योंकि सियासी कारकुन इसी तरीके से जाने देते रहते हैं। सियासी रहनुमा कुर्सी पे आके बैठते हैं, अपने कारकुनान की कुर्बानियों को भूल जाते हैं, लोग मरते रहते हैं। सियासी कारकुनान को भी सोचना होगा कि एक लिमिट से आगे ना जाएं, अपने लीडर की हिफाजत ज़रूर करें, अपने लीडर के साथ ज़रूर चलें, जल्द से जुलूस का हिस्सा ज़रूर बने, लेकिन अपने घर का भी ख्याल करें, क्योंकि आपके घर का ख्याल बाद में कोई और नहीं करेगा। याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।